सॉल्यूशन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का और उसके इनिशियल कंडीशंस हमें गिवन है। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूँ डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स। अगर हमें यहाँ पर डी एक्स दे रखा है और इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो जो आंसर होता है वो एक्स होता है। अगर ये डी एक्स वाई होता है तो इसका आंसर होता है एक्स वाई। यहाँ पर सेम फैशन में अगर मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल की तरह यूज करता हूँ, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स डी एक्स, और मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा पूरा ये फंक्शन मिल जाएगा एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर अपॉन टू प्लस सी। यहाँ पर सी है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें एक इनिशियल कंडीशन दे रखी थी कि डी वाई ओवर डी एक्स एक्स इक्वल्स टू 1 पर इसका वैल्यू क्या था, 0 था। तो हम यहाँ पर यूज करते हैं, इसका वैल्यू 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई है, तो 0 इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन टू प्लस सी। यहाँ से हमें सी का वैल्यू क्या मिल जाता है, -हाफ। इस -हाफ को हम इसमें यूज कर लेते हैं, डिफरेंट जो आया है एक तरह से एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर अपॉन टू -1/2। इस इक्वेशन में अब मैं x से डिवाइड करा देता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन टू -1/2 एक्स। और अब मैं फिर से इसको इंटीग्रेट करा देता हूं। पहले मैं इसका वेरिएबल सेपरेबल यूज कर लेता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं डी वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन टू डी एक्स -1/2 एक्स डी एक्स। अब मैं इसको इंटीग्रेट कराता हूं, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 -1/2 log x प्लस c। अब यहाँ पर हमें कांस्टेंट c का वैल्यू निकालना होगा। अब हमें एक इनिशियल कंडीशन दे रखी है कि y1 इक्वल्स टू 0 है। इस इनिशियल कंडीशन को हम यूज करेंगे। अगर मैं यूज करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 1/4 -1/2 log 1 प्लस सी। log 1 का वैल्यू 0 हो गया है, इससे हमें यहाँ पर जो c का वैल्यू है वो क्या मिलता है, -1/4। इसको हम सॉल्यूशन में यूज करते हैं, यानी कि y इक्वल्स टू, अब मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 -1/2 log x -1/4। ये हमारा एक तरह से सॉल्यूशन आ गया है। और यहाँ पर हमें जो निकालना था वैल्यू y2 का निकालना था, तो यहाँ पर 2 रख देंगे x के प्लेस पर, तो y2 हमें यहाँ से क्या मिलेगा, 4/4 -1/2 log 2 -1/4। इन दोनों फ्रैक्शन को अगर सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3/4 -1/2 log 2। यही हमारा वैल्यू होगा। अब इस तरह से अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हमें एक सीरीज दे रखी है और उसका हमें सम चाहिए। सीरीज है समेशन रनिंग फ्रॉम 2 to infinity -1 raised to the power n अपॉन में है इसके n स्क्वेयर प्लस n-2, जिसको मैं लिख सकता हूँ n-1 इंटू n+2। अब पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से आप इसको रिजॉल्व करा दीजिए। तो समेशन -1 रेज टू द पावर n ऐसे लिया मैंने, और 1/n-1 -1/n+2, और इसको परफेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 लिया क्योंकि न्यूमरेटर में 3 आएगा। अब मैं सिर्फ इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1/3, और ये हो जाएगा क्योंकि हमारा जो समेशन है वो 2 से इन्फिनिटी को रीच कर रहा है। ये मिलेगा हमें 1/1 -1/4। सेकेंड टर्म मिलेगा क्योंकि ये प्लस रहेगा फर्स्ट टर्म, ये माइनस का रहेगा सेकेंड टर्म, तो ये रहेगा 1/3 -1/2 -1/5 प्लस 1/3 -1/3 -1/6, और इसी तरह ये आगे बढ़ेगा। अब आप फर्स्ट वाले एक साथ लीजिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 आउटसाइड,
ये लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 और इसी तरह से ये चलता रहेगा। आप यहाँ से प्लस 1/3 आउटसाइड लीजिए। अब सेकंड वाले जिनको मैंने क्रॉस पुट किया है तो ये हो जाएगा माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 और ऐसे ही ये भी आगे बढ़ेगा। ये जो वैल्यू है ये log 2 का वैल्यू है जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है 1/3 log 2 प्लस 1/3 यहाँ पर ये वैल्यू log 2 का होगा अगर आप यहाँ से कुछ टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 ये। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं सिंप्लीफाई 1/3 log 2 प्लस 1/3 log 2 माइनस और ये वैल्यू हो जाएगा आपका 5/18। फाइनली आपको मिलता है 2/3 log 2 माइनस 5/18। ये ऑप्शन सी से मैच करे तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। Please like, subscribe and press bell icon for all notification. हमें एक फंक्शन दे रखा है वन वेरिएबल में और आपको बताना है कि इसके मैक्स वैल्यू और मिन वैल्यू किस पॉइंट पर क्या-क्या हो सकती है। तो सबसे पहले जब भी आपको मॉड फंक्शन गिवन हो, आप उसको रिज़ॉल्व कर लीजिए। उस पॉइंट पर रिज़ॉल्व कीजिए जिस पॉइंट पर फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है। तो हम क्योंकि ये फंक्शन जो डिफाइन किया गया है -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइन किया गया है, तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं -1 लेस देन x लेस देन 0 इस यहाँ तक और फिर 0 से 1 तक। यहाँ पर हम फंक्शन को ब्रेक कर देते हैं 0 पर। तो केस 1 इस केस के लिए केस 1 जब आपका x माइनस 1 लेस देन x लेस देन 0 है। इस केस में अगर हम फंक्शन को राइट करते हैं fx तो fx आपका क्या हो जाएगा? fx आपका होगा 1/1 प्लस x प्लस 1/2 माइनस x। और केस 2 के लिए जब हम लिखते हैं यानी कि 0 लेस देन x लेस देन 1 इस केस में आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? वो होगा 1/1 प्लस x प्लस 1/2 माइनस x। यहाँ पर आपको फंक्शन मिल गया है दोनों के लिए। यहाँ पर पहले में 1 माइनस x है। अगर आप यहाँ से इनके डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं केस 1 और केस 2 के लिए तो f प्राइम x आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट से आपको मिलेगा 1/1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस x का होल स्क्वायर। ये कब है? जब आपका x जो है -1 लेस देन x लेस देन 0 है। और यहाँ से मिलेगा -1/1 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस x का होल स्क्वायर। ये तब मिलेगा जब आपका x लेस देन इक्वल्स टू 0 है, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है और लेस देन 1 है। यहाँ पर आप याद रखें मैंने जो एंड पॉइंट्स हैं -1 और 1 उसको एक्सक्लूड कर दिया है यहाँ पर क्योंकि हो सकता है डेरिवेटिव वहाँ पर एग्जिस्ट ना करें। अब हमें फंक्शन पता चल गया है तो आप यहाँ पर अगर देखते हैं f प्राइम x जो कि 1/1 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस x होल स्क्वायर है किसके लिए? जब -1 से x ग्रेटर है और 0 से बड़ा है। इस केस में आपका f प्राइम पॉजिटिव होगा हमेशा ही। तो इस केस में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है और जब आपका f प्राइम 0 लेस देन x लेस देन 1 के लिए है, अगर मैं वहां पर देखता हूं 0 पर तो f प्राइम x का वैल्यू मुझे क्या मिलता है? f प्राइम x का वैल्यू मुझे मिलेगा -1 प्लस 1/4 इक्वल्स टू -3/4 लेस देन 0। यहाँ पर f प्राइम का वैल्यू लेस देन मिल रहा है यानी कि फंक्शन आपका एक तरह से डिक्रीजिंग है क्योंकि वहां पर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा था और यहाँ पर आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। यानी कि अगर मैं ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लूँ और ये पॉइंट है मेरा x इक्वल्स टू 0 क्योंकि x से 0 से लेस पर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो वो इस वे में इंक्रीज करेगा, इस तरह से नहीं कर सकता है क्योंकि ये डिक्रीजिंग वे होगा।
तो ये केस हमारा पॉसिबल नहीं होगा। 0 पर आपका नेगेटिव है, ये जस्टिफाइड है। किसी पॉजिटिव वैल्यू के लिए मैं देख लेता हूँ, एफ प्राइम एक्स को सबसे पहले मैं लिखता हूँ, ये मुझे मिला है -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये किसके लिए? जब एक्स आपका 0 या 0 से बड़ा है और 1 से लेस है। अगर मैं इसका न्यूमरेटर लिख देता हूँ, अगर मैं इसको एलसीएम लेके लिखता हूँ, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से मैंने लिखा। अब आप यहाँ पर अगर x इक्वल्स टू हाफ, एट x इक्वल्स टू हाफ पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी फंक्शन की नहीं, एफ प्राइम की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये इस इंटरवल में बिलोंग करता है, तो एफ प्राइम का वैल्यू आएगा पॉजिटिव, यानी कि इस केस में भी आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि फंक्शन आपका इस तरह से जाएगा। यानी कि जो हमसे कहा गया था पॉइंट डी पर आपसे क्या कहा गया था? ऑप्शन डी जो है कि मिनिमम ऑफ फंक्शन, फंक्शन का जो मीन है वो x इक्वल्स टू 1 पर होगा, क्योंकि फंक्शन सीम हो रहा है इंक्रीजिंग की तरह, यानी कि पूरे डोमेन पर फंक्शन ऐसा लग रहा है कि इंक्रीजिंग है, तो 1 पर उसका मीन वैल्यू नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहीं पर डिस्कार्ड हो जाता है आपका। अगर हम 3/4 पर चेक करते हैं, जो कि वैल्यू 1/2 से लार्ज है, उस केस में भी आपका जो एफ प्राइम का वैल्यू है, एफ प्राइम एक्स, उसमें भी आपका पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ऑप्शन सी आपका क्या कह रहा था कि मैक्सिमम ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू हाफ, हाफ पर वो मैक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्योंकि 1/2 लेस है 3/4 से। ऑप्शन सी और डी यहाँ पर डिस्कार्ड हो गए हैं। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी बचती है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की। ऑप्शन ए में आपसे कहा गया है कि मैक्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्स वैल्यू जो है फंक्शन की वो 3/2 है, और मिन वैल्यू जो है वो 1/3 है। अगर हम ये मान लें कि फंक्शन एंटायर डोमेन पर इंक्रीजिंग है, तो मैक्स वैल्यू मिलेगा 1 पर और मिन वैल्यू मिलेगा -1 पर। तो हम सबसे पहले 1 पर चेक कर लेते हैं। तो फंक्शन की एट x इक्वल्स टू 1 वैल्यू चेक करें हम एफ एक्स की, तो ये हमें क्या मिलेगा? 1/1 प्लस 1 प्लस 1/1, यानी कि 3/2 मिलेगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट मिल रहा है। और अगर -1 पर हम वैल्यू चेक करते हैं, तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? -1 पर 1/1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 2, यहाँ से हमें मिलेगा 5/6, जो कि बराबर नहीं है 1/3 के, और वो कह रहा था कि मिनिमम वैल्यू 1/3 है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इस प्रॉब्लम के लिए ऑप्शन ए है। मैट्रिक्स एम दे रखी है और कहा है कि वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है? अगर मैट्रिक्स एम की टर्म्स में लिखूं, एम एम रेज टू द पावर थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, तब ये यूनिटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो जाती है। और एम थीटा का मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, इस तरह से है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स एम का मैं कॉन्जुगेट निकाल लेता हूँ, यानी कि एम बार क्या होगा? कोस एल्फा माइनस आयोटा साइन एल्फा अपॉन, सॉरी नॉट अपॉन, माइनस आयोटा कोस एल्फा। ये मेरा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो गया है। और अगर मुझे यहाँ पर ये कंडीशन को अप्लाई करना है, यानी कि एम एम बार और उसका फिर ट्रांसपोज, तो मैं लिखूंगा कोस एल्फा, सबसे पहले मैट्रिक्स एम को लिख लेता हूँ, कोस एल्फा साइन एल्फा आयोटा साइन एल्फा आयोटा कोस एल्फा, ये मैट्रिक्स मेरा एम हो गया है।
कॉन्जुगेट निकाल रखा है, उसका बस मुझे ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने से मुझे क्या मिलेगा, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस आयोटा साइन एल्फा, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा कोस एल्फा, और इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करेक्ट साइज की 1001, ये हुआ। मल्टीप्लाई करता हूं मैं इस मैट्रिक्स को, तो मुझे क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, सेकेंड एंट्री मिलेगी फर्स्ट रो की, टू टाइम माइनस टू टाइम्स आयोटा साइन एल्फा कोस एल्फा, और सेकेंड रो मुझे मिल रही है टू साइन एल्फा कोस एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल्स टू इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में हम लिख रहे हैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। यहां से मुझे एक चीज पता चल जाती है, क्योंकि आयोटा आयोटा की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से सेकंड एलिमेंट यानी कि माइनस टू साइन एल्फा कोस एल्फा इक्वल्स टू जीरो होगा। अगर ये वैल्यू जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब हुआ साइन एल्फा कोस एल्फा इक्वल्स टू जीरो होगा। इसका मतलब हुआ क्या तो साइन एल्फा जीरो होगा या कोस एल्फा जीरो होगा। आपको पता है साइन एल्फा, साइन कब जीरो होता है, जब एन पाई का मल्टीपल होता है, और कोस कब जीरो होता है, जब ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू यानी 2n+1 पाई बाय टू। अब हम देख लेते हैं, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि किस एल्फा की वैल्यू के लिए ये यूनिटरी मैट्रिक्स होगा ओड मल्टीपल, आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और एक नॉन जीरो बी के लिए एम एक्स इक्वल्स टू बी सोल्यूशन रखता है फॉर सम, फॉर ऑल के लिए नहीं कहा गया है, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू आर क्यूब। आप अगर मैट्रिक्स एम को अगर जनरलाइज करते हैं तो मैट्रिक्स एम जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर साइज का, जिसका साइज जो है ऑड ऑर्डर में है, यानी कि यहाँ पर 3/3 है तो 3 एक ऑड नंबर होता है। इस टाइप के मैट्रिक्स मतलब स्क्यू सिमेट्रिक्स हो ऑड ऑर्डर में हो, उसका डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होता है। एम का डिटर्मिनेंट आपका जीरो हो गया है, ट्रेस भी इस मैट्रिक्स का आप यहाँ पर देख सकते हैं जीरो है, डिटर्मिनेंट और ट्रेस दोनों जीरो हैं। अब अगर हम यहाँ से देखते हैं इस मैट्रिक्स की जो रैंक है, रैंक ऑफ एम पता है हमें कि दो या दो से कम रहेगी, मतलब एटमोस्ट टू होगी। अगर एटमोस्ट टू होगी तो हमें ये भी पता चल जाता है इसमें एक फ्री वेरिएबल होगा, यानी कि x3 फ्री वेरिएबल होगा। x3 अगर फ्री वेरिएबल है तो जब हम एम एक्स इक्वल्स टू बी को लिखेंगे तो यहाँ पर जो b की लास्ट एंट्री आएगी, यानी कि जैसे b1 b2 और यहाँ पर कुछ एंट्री होगी, ये आपके जीरो होनी चाहिए। क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेता हूँ इस सिस्टम के लिए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को मैं लिखता हूँ -1 और उस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, 0 1 0 एल्फा -2 0 b2 b1, और मुझे लास्ट कॉलम मिलता है, सॉरी लास्ट एंट्री मिलती है b3 प्लस टू टाइम्स b2 प्लस एल्फा b1। अब आप यहाँ पर देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये कौन कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है, और ये इसको मिला दें हम तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। क्योंकि इसकी रैंक 2 है तो इस एंट्री को 0 होना पड़ेगा, इस एंट्री को 0 होना पड़ेगा, तो b3 प्लस टू टाइम्स b2 प्लस एल्फा b1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम b3 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हम लिख सकते हैं -2 टाइम्स b2 माइनस एल्फा b1। अब हमें अगर इसके लिए सिस्टम को अगर लिखता हूं मैं, अब जो लास्ट इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है -x1 प्लस एल्फा x3 इक्वल्स टू b2 और x2 -2 x3 इक्वल्स टू b1। यहाँ से अगर मैं x1 और x2 की वैल्यू निकालता हूं तो क्या मिलेंगी मुझे,
अल्फा x3 माइनस b2 और x2 की जो मुझे वैल्यू मिलेगी b1 प्लस 2 x3। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि x3 आपका फ्री वेरिएबल था, यानी कि x1 और x2 को आपने x3 के टर्म्स में आपने लिख लिया। x1, x2 और x3 इसका ट्रांसपोज b के साथ हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि b1, b2, b3। अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पर b3 की यहाँ वैल्यू जो अभी हमने यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या बाद में आप इसको यूज कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं आएगा। अगर मैं लिखता हूँ अल्फा x3 माइनस b2 b1 प्लस 2 x3 और x3 आपका फ्री वेरिएबल था, इसका ट्रांसपोज लेंगे b1 b2 b3 के साथ और उसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका साइज जो है वो जब ट्रांसपोज करेंगे तो 1/3 आएगा, इसका साइज 3/1 है, कंपैटिबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर आप यहाँ से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो कुछ इस तरह से मिलेगा अल्फा b1 x3 माइनस b2 b2 b1 प्लस b1 b2 प्लस 2 टाइम्स b2 x3 प्लस b3 x3। यहाँ पर b3 का वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आप b3 का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पर आपको ये सारी टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएंगी। फाइनली आपको जीरो रो मिलेगा, जीरो रो बोल दीजिए, जीरो मैट्रिक्स बोल दीजिए। तो x ट्रांसपोज b इसकी जो वैल्यू है वो जीरो है। आपको कौन सा ऑप्शन ट्रू है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पर ट्रू होगा। नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालनी है साइक्लिक ग्रुप Z4 से साइक्लिक ग्रुप Z7 के बीच में। तो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म अगर Zm से Zn के बीच में निकालना है तो इसके कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगी? GCD Mn के इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हम GCD हमें लेना होगा 4 और 7 का, वो हमें बता देगा कि कितनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनेगी Z4 से Z7 के बीच में। इसका GCD होगा आपका 1 क्योंकि एक प्राइम नंबर है आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऑन टू और वन वन कितनी होमोमॉर्फिज्म होगी। ऑन टू के लिए कंडीशन ये है कि अगर जेड एम और जेड एन के बीच में बात कर रहा हूं मैं, ऑन टू में एम डिवाइड करना चाहिए, सॉरी सबसे पहले वन वन के लिए देखता हूं, वन वन होमोमॉर्फिज्म। वन वन में एम डिवाइड करना चाहिए एन को और ऑन टू के लिए एन डिवाइड करना चाहिए एम को। ये कंडीशन होती है और कितनी इक्वल होती है? 5m, 5m के ये होगी बराबर और 5n के ये बराबर होगी।